बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, फिर आगे हम इनके एग्जांपल्स भी करेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे सॉल्व होते हैं। मूवमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल, शेफर्ड करेक्शन, मूवमेंट रेशोज़, आज हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस करना है कि ये क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले बात आ जाती है मूवमेंट्स की कि हमारे पास मूवमेंट क्या है। देखिए, हमने पढ़े थे 3 टॉपिक्स प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं, जिनमें हमारे पास क्या था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट क्या था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ होती है, एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू क्या थी, एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या होता है, इज़ अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। ये हमारे पास क्या थी, सिंगल वैल्यू थी, सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स होल डेटा। तो हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो थी वो हमें किसके बारे में बताती थी, हमें सेंट्रल वैल्यू के बारे में बताती थी। किस वैल्यू के बारे में, सेंट्रल वैल्यू के बारे में नॉलेज देती थी, हमें एवरेज प्रोवाइड करती थी। एवरेज वैल्यू जो हमारे पास क्या होता था, सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट दी होल डेटा। तो मूवमेंट्स में हमने जो मूवमेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो तो हमारे पास मेजर ऑफ एक पहले हमने पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देन सेकेंड हमारे पास था मेजर ऑफ डिस्पर्जन। हमारे पास क्या था, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब देखिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल वैल्यू के लिए, एवरेज वैल्यू के लिए, ये यहाँ तक तो ठीक रहता था। लेकिन अगर हमने वेरिएबिलिटी चेक करनी होती थी तो वहाँ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो थी वो क्या हो जाती थी, फेल हो जाती थी। तो हमें फिर क्या फाइंड करना होता था, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें हम क्या बताते थे, वेरिएबिलिटी बताते थे इन अवर डेटा। वेरिएबिलिटी हम कैसे बताते थे कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ वो हमारे सेंट्रल वैल्यूज, सेंट्रल पोजीशन से कितनी स्कैटर्ड हैं, कितनी फैली हुई हैं, वो हमें क्या बताती थी, जो हमारे पास है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। लेकिन जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो हमें क्या करती हैं कि सिर्फ डेटा को एक्सप्लेन बताती हैं, स्कैटरनेस बताती हैं, वेरिएबिलिटी बताती हैं, बट नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द डेटा। वो शेप ऑफ डेटा के बारे में नहीं बताती। शेप ऑफ डेटा, शेप ऑफ डेटा के बारे में जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। देन वी नीड द मूवमेंट्स। इस वजह से हमें जो मूवमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है कि मूवमेंट्स जो हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें शेप ऑफ द डेटा प्रोवाइड करते हैं, शेप ऑफ डेटा। अब स्टूडेंट, हमारे पास मूवमेंट्स क्या होते हैं कि जो मेजर ऑफ वेरिएबल्स डिस्पर्जन है यूजफुल फॉर द डिस्क्रिप्शन डेटा है, नॉट शोज द शेप ऑफ द डेटा बट मूवमेंट्स गेव शेप ऑफ द डेटा। तो मूवमेंट्स क्या करते हैं, फॉर द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव मूवमेंट्स, फॉर द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव मूवमेंट्स। तो हमने क्या पढ़ा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो हमें सेंट्रल वैल्यू प्रोवाइड करती थी, बट वो एवरेज वैल्यू देती थी, सिंगल वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होती है, सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। तो वो हमें एवरेज सेंट्रल वैल्यू देती थी, बट फेल कहाँ हो जाती थी, जब हमने डेटा में वेरिएबिलिटी चेक करनी होती थी। तो उसके लिए हम फिर यूज़ करते थे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें क्या बताती थी, वेरिएबिलिटी बताती थी। वो हमें बताती थी कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर फैली हुई हैं, स्कैटर हैं। जो मूवमेंट्स हैं हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन वेरिएबिलिटी तो बताती थी बट शेप ऑफ द डेटा के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करती थी। तो मूवमेंट जो है वो हमें शेप ऑफ द डेटा देते हैं। अब स्टूडेंट, हमने मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, स्टडी करने कि मूवमेंट डिजाइन है द पावर टू विच डेविएशन अराइज बिफोर एवरेजिंग देम। फॉर एग्जांपल द क्वांटिटी, अगर हम फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट लेते हैं तो उसका फार्मूला क्या है, वो μ1 से डिनोट होता है। इसी तरह सेकेंड पॉपुलेशन मूवमेंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये तो स्टूडेंट आपको डिफरेंस समझ आ गया है कि हम मूवमेंट्स यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें शेप ऑफ द डेटा जो है, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वी नीड, देन वी यूज़ मूवमेंट्स हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट मूवमेंट होता है वो शो होता है μ1। फर्स्ट मूवमेंट जो है वो क्या है, फर्स्ट मूवमेंट पॉपुलेशन, फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट आप इसे कह सकते हो μ1। और ये हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल्स टू 1/n समेशन x माइनस म्यू।
तो ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट होता है। इसी तरह अगर हम सेकंड मूवमेंट देखें तो हमारे पास जो सेकंड मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन है वो हमारे पास क्या होता है, 1/n समेशन ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर। इट्स अ सेकंड मूवमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। इसी तरह अगर हम आर्थ मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन, अच्छा स्टूडेंट एक और चीज़ भी है, देखिए फर्स्ट मूवमेंट शोज मीन, ठीक है, सेकंड मूवमेंट इज इक्वल्स टू वेरिएंस, ये वेरिएंस का फार्मूला होता है। तो ये सेकंड मूवमेंट जो है इसको हम वेरिएंस में भी, अगर हम कहते हैं हमारे पास आर्थ मूवमेंट है तो हम क्या लेंगे, आर्थ मूवमेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा xi माइनस म्यू, एंड आर्थ मूवमेंट हमारे पास आ जाएगा फॉर द पॉपुलेशन मीन। अब स्टूडेंट हमने अगर हाँ, ये तो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, मूवमेंट्स, ये हमारे पास हैं मूवमेंट्स अबाउट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन, ये पॉपुलेशन मीन क्या है। अगर हमने फाइंड करने हैं मूवमेंट्स अबाउट द मीन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स अबाउट द आर्बिट्री ओरिजिन से ए एंड कन्वर्सली, तो फिर हमें जो मूवमेंट्स चाहिए होते हैं वो मैं आपको लिखकर बताती हूँ कि वो हमारे पास मूवमेंट्स क्या आ जाते हैं। सिर्फ फार्मूलाज आपने माइंड में रखने हैं स्टूडेंट, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो यू कैन ईजिली सॉल्व इट। हमारे पास जो मूवमेंट्स हैं फॉर द सैम्पल डेटा, मैं कह देती हूँ, अगर आप लेते हो पॉपुलेशन, पहले सैम्पल डेटा में लिख देती हूँ, सैम्पल डेटा के लिए जो है वो μ1 हमेशा 0 के इक्वल होता है, देन μ2 जो हमारा है वो क्या होता है, m2 माइनस, ये फार्मूलाज हैं जो स्टूडेंट आपने अपने माइंड में रखने हैं, और ये मैं अभी आपको बताऊंगी भी सॉल्व करके एग्जांपल कि आपने इसको सॉल्व करके कैसे आंसर लाने हैं। अगर आपके पास आंसर आ जाते कि आपने मूवमेंट्स फाइंड करने हैं, या आपके पास थर्ड मूवमेंट का फार्मूला है, इसी तरह फोर्थ मूवमेंट जो आपके पास है वो फार्मूला आपके पास गिवन है, ये 6m मूवमेंट 2, ये अनकरेक्ट मूवमेंट जो हम अपने डालेंगे काउंट करके कि हमने मूवमेंट्स को कैसे काउंट करना। और फिर स्टूडेंट ये जो m1 है, अब m1 कैसे काउंट होता है, अगर m1 मैंने काउंट करना है फॉर दिस, मैंने m1 काउंट करना है तो मेरे पास क्या आएगा वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास फार्मूला क्या आएगा। वो हमारे पास फार्मूला होगा n समेशन ऑफ x माइनस x बार, जो आपके पास m1 है, मतलब मीन है फॉर दी सैम्पल डेटा है। इसी तरह m2 हमारे पास क्या है कि 1/n समेशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर। m2 हमारे 3 जो हमारे पास है वो क्या है, 1/n समेशन ऑफ x माइनस x बार 3। इसी तरह जो m4 है, m4 हमारे पास क्या है, 1/n समेशन ऑफ x माइनस x बार की पावर 4। तो ये हमारे पास 4 मूवमेंट्स, और ये इजीली आप जो है अपने डेटा के अंदर जो है फाइंड कर सकते हो। अब ये फाइंड कैसे कर सकते हैं मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एग्जांपल भी अपनी सॉल्व करेंगे, बट मैं आपको मेथड बता रही हूँ अभी सिर्फ। स्टूडेंट ये जो m1 है, देखिए हमें x रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, x रिक्वायर्ड होगा, हमने मीन फाइंड करनी है। अगर हमारे पास मीन फाइंड हो जाता है x बार तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है कोई भी मूवमेंट फाइंड करने के लिए। हमारे पास क्या हमें चाहिए, x माइनस एक्स बार, वो हमारे पास आ जाएगा x माइनस एक्स बार। आप डेविएट करते जाओगे वैल्यूज़, सेकेंड मूवमेंट के लिए आपके ये वैल्यूज़ चाहिए होगी, इसका क्या लेना होगा, हमें स्क्वायर लेना होगा। इसी तरह थर्ड मूवमेंट के लिए आपको क्या लेना होगा, क्यूब लेना होगा, और जो फोर्थ मूवमेंट है उसमें आपके पास पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरह आप फाइंड करके सिंपली इन फार्मूलाज में पुट कर दोगे तो आपके पास जो मूवमेंट्स अबाउट द आर्बिट्री ओरिजिन है वो आप कंक्लूड कर लोगे। ये इंशाल्लाह मैं विद एग्जांपल आपको समझाऊंगी, अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जिसको हम अभी थोड़ा डिस्कस करें, बट इनको हम विद एग्जांपल जो है ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे आगे। अच्छा, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल, ये आगे फुल चैप्टर भी है पार्ट 1 का, इंशाल्लाह ये आगे भी हम फुल डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल्स का जो फार्मूला होता है, या जो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल्स होते हैं उनको हम किस चीज़ से कहते हैं, क्या किस से शो करते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। हम कहते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल होते हैं वो यूज़ किस लिए होते हैं, नॉर्मेलिटी लाने के लिए। हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल जो हैं क्या हैं, ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल्स ये किस लिए यूज़ होते हैं, आपके पास नॉर्मेलिटी लाने के लिए आप इसको यूज़ करते हो, नॉर्मेलिटी।
लाने के लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल्स। अच्छा, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल्स में क्या है कि जो आपका मीन होता है वो 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हमेशा 1 होता है। तो ये आपका पास क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। अब स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस म्यू एंड सिग्मा। ये आगे फुल चैप्टर है जिसमें हमने डिस्कस करना है फॉर द स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल्स को, बट मैं आपको अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि है क्या। तो a variables is defined to be standardized or in standard unit if it is expressed in the terms of deviation from its mean and divided by the standard deviation. It is denoted by z. Then we also explain this. ये हमारे पास आ गया। ये तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो था फॉर द पॉपुलेशन डेटा है। अगर आपके पास डेटा है फॉर द पॉपुलेशन, अगर आपके पास सैम्पल डेटा है, अब पॉपुलेशन डेटा का आपको किस तरह पता चला है कि ये जो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है फॉर पॉपुलेशन डेटा, देखिए म्यू एंड सिग्मा इट्स यूज फॉर द पॉपुलेशन, ठीक है। और आप सैम्पल के लिए क्या यूज़ करते हो, अगर आपके पास डेटा सैम्पल के लिए है तो आप यूज़ करोगे एक्स माइनस एक्स बार यूज फॉर द सैम्पल डेटा एंड एस स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आप यूज़ करोगे फॉर सैम्पल डेटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, स्टैंडर्ड। अच्छा स्टूडेंट, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में जो हमने बात की है कि एक तो ये नॉर्मेलिटी लाने के लिए यूज़ हो रहा होता है। सेकेंड जो हमने बात की है कि म्यू इज इक्वल्स टू 1 एंड एस इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू 0 होता है, मीन इसका 0 के इक्वल होता है हमेशा, और एस जो है 1 के इक्वल होता है। तो ये जो हमने बात की है ये हम प्रूव करके बताएं कि हमने बात कैसे की है, तो वो भी मैं आपको करके बता देती हूँ। जो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में हम बात कर रहे हैं कि मीन जो है इसका हमेशा 0 और वेरियंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो स्टूडेंट इसको मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। आपके पास जो वेरिएंस का फार्मूला होता है, हमारे पास जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है, 1/n समेशन ऑफ हमारे पास क्या होता है, z माइनस जी बार होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा इन स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल्स में, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट हमने z के बारे में पढ़ा है कि जो हमारे पास z है, जो z बार जो है वो हमारे पास क्या होता है, z बार 1/n एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x माइनस म्यू एंड सिग्मा वी यूज़ फॉर द पॉपुलेशन के लिए यूज़ हो रहा है। अब स्टूडेंट हमने बताना है कि हमारे पास जो हम कहते हैं कि हमारे पास मीन जो है स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल का वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो वो हमने बताना है कि हमारे पास कैसे 0 के इक्वल होता है। स्टूडेंट देखिए, मैं अगर सॉल्व करती हूँ ये सिग्मा को मैं बाहर ले आती हूँ, कांस्टेंट में इसको बाहर ले आई, बाकी अंदर क्या रह गया, x माइनस म्यू रह जाता है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई अगर कर देती हूँ एन सिग्मा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई किससे कर रही हूँ, समेशन ऑफ x एंड माइनस समेशन ऑफ x माइनस। अब समेशन को अगर मैं किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाता है, n में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, n म्यू आ जाएगा। अब मेरे पास जो म्यू का फार्मूला होता है वो मेरे पास क्या है, समेशन ऑफ x माइनस n, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो म्यू है ना, तो कैपिटल n में, ये भी कैपिटल n। अब म्यू का फार्मूला मेरे पास होता है समेशन ऑफ x एंड n, म्यू यही है ना, म्यू का फार्मूला आपको पता है कि समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n फॉर द पॉपुलेशन यूज़ हो रहा है। तो n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रह जाएंगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिग्मा समेशन ऑफ x माइनस समेशन ऑफ x। अब स्टूडेंट जब समेशन ऑफ x को समेशन ऑफ x में से माइनस करेंगे तो ये ऊपर 0 आ जाएगा, तो 0 टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो ऑलवेज 0। तो आपने जो कहा था कि जो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल का मीन है वो इक्वल होता है 0 के, तो दैट्स प्रूव, तो वो आपने ठीक कहा था। इसी तरह अगर हमने वेरिएंस फाइंड करना है तो वेरिएंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब हमने अपने वेरिएंस को फाइंड करने हैं तो वेरिएंस में जो हमारे पास सबसे पहली बात होती है, हम कहते हैं कि जो वेरिएंस ऑफ z है वो हमारे पास क्या है, 1/n समेशन ऑफ z माइनस जी बार का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने z बार तो ये अभी नोट किया है कि जो हमारे पास मीन है स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में वो इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं लिख देती हूँ 1/n, यहाँ मेरे पास सिग्मा भी आएगा, 1/n 1/सिग्मा स्क्वायर मैं बाहर ले लेती हूँ, समेशन ऑफ z माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा 0, सॉरी मैं पहले अंदर ही लेती हूँ फिर मैं इसको करती हूँ, सिग्मा स्क्वायर एंड 0
का होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट मैं अब इसको ले लेती हूँ बाहर 1/n सिग्मा, और मेरे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रह जाती हैं वो मेरे पास क्या हैं, z माइनस जी बार रह जाएगा। मेरे पास क्या रह जाएगा, z माइनस जी बार था तो वो तो ज़ीरो हो गया, तो बाकी मेरे पास ये रह गया। अब स्टूडेंट z जो मेरे पास है उसकी वैल्यू मुझे पता है कि क्या है, वो क्या है मेरे पास, ये स्क्वायर में होगा सिग्मा स्क्वायर समेशन ऑफ, मेरे पास z क्या है, x माइनस म्यू सिग्मा का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास z आ गया। ये मैं रेस कर रही हूँ स्टूडेंट, जो मैंने मीन वाला आपको बताया कि मीन हमारे पास है। अच्छा स्टूडेंट अब देखें, ये तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब देखिए मैंने यहाँ लिख लिया 1/सिग्मा स्क्वायर एन समेशन ऑफ x माइनस म्यू एन सिग्मा होल स्क्वायर। अब ये टोटल चीज़ जो है ये आपके पास किसके बराबर होती है, सिग्मा स्क्वायर के। तो आप इसको सिग्मा स्क्वायर लिख लो तो कोई कैंसिल आउट हो जाए तो आपके पास 1 जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो जो बात हमने कही थी कि हमारे पास जो सिग्मा है वो इक्वल टू 1 होता है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल को डिस्कस करने के बाद, मूवमेंट डिस्कस करने के बाद, ये हमने वैल्यूज़ जो हैं हम एग्जांपल के ज़रिए कंक्लूड करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि ये है क्या, तभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शेपर्ड करेक्शन। अब हमारे पास क्या है, ये क्या है शेपर्ड करेक्शन, कि जब हम मूवमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो अजम्पशन के तौर पे आ रही होती है, और इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं रॉन्ग आ रही होती हैं। तो हम क्या कहते हैं कि इन द कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट्स फ्रॉम द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सर्टेन एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द assumption that the frequencies associated with the class are located at the midpoint of the class interval. These errors therefore need correction. ये जो errors आ जाते हैं हमारे पास जब हम movements को कैलकुलेट कर रहे होते हैं फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो एरर्स को रिमूव करने के लिए हमें पे ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शेपर्ड करेक्शन यूज़ करते हैं। शेपर्ड करेक्शन के जो हमारे पास फार्मूला है, देखिए स्टूडेंट एक और बात आप याद करें, जो फर्स्ट एंड थर्ड है ना वो मूवमेंट जो है ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं, बट मच अफेक्टेड मूवमेंट्स हमारे पास 2 होते हैं। वो क्या होते हैं, M2 होता है और M4 होता है, जो कि मच अफेक्टेड होते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड अभी भी कुछ कम होते हैं। तो जो हमारे पास सेकंड का होगा, जो हमने शेपर्ड करेक्शन करनी है, वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास M2 जो है वो अनकरेक्टेड, जिसमें हमें डाउट है कि ये करेक्ट नहीं है, तो अनकरेक्टेड जो हमारे पास M2 है मूवमेंट्स ऑफ 2 वो, एंड माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। अब देखिए स्टूडेंट h स्क्वायर क्या है, h स्क्वायर हमारे पास है इंटरवल, h स्क्वायर हमारे पास क्या है, h हमारे पास है इंटरवल, इक्वल इंटरवल, तो वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह M4 ज़्यादा, M3 और M1 जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते, मूवमेंट्स जो हैं वो M2 एंड M4 ही अफेक्टेड होते हैं। तो जो M4 होगा हमारे पास वो क्या होगा कि M4 जो आपका अनकरेक्ट है, अनकरेक्ट, इसी तरह माइनस h स्क्वायर 2 एंड M2 जो हमारा क्या है, अनकरेक्ट है, अनकरेक्ट, एंड प्लस आप इसमें क्या कर रहे हो, 7 240 H4। स्टूडेंट इट्स अ फार्मूला ऑफ शेपर्ड करेक्शन है। शेपर्ड करेक्शन जब आपके पास मूवमेंट्स में आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो और एजम्पशन के तहत आपको लगता है कि आप इसमें एरर आ रहा है, तो उस एरर्स को आपको नीड होती है करेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम शेपर्ड करेक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब इधर जो H है इट्स डिनोटेड द यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मूवमेंट्स हैं, MS जो है आर द मूवमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है कि द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है नोट करने का वो ये है कि दीज करेक्शन आर नॉट एप्लीकेबल टू हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अनइक्वल क्लास इंटरवल। अगर आपका क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल नहीं है, ये कहाँ शेपर्ड करेक्शन यूज़ नहीं हो सकती, बिकॉज वी आर टोटली डिस्कसिंग अबाउट द इंटरवल, ठीक है। हम शेपर्ड करेक्शन में हमारे पास ज़्यादा है ही इंटरवल जिसको हम डिस्कस करें। अगर आपके पास इक्वल इंटरवल नहीं है, अनइक्वल इंटरवल है, अनइक्वल इंटरवल है, तो आप फेल हो जाते हो डिस्कस करने के लिए फॉर शेपर्ड करेक्शन। और हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, हाईली
स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सो आप इसको डिस्कस नहीं कर सकते हो। इस तरह जो लास्ट हमारे पास आ जाता है वो है मूवमेंट रेशोज़। देन इंशाल्लाह हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे कि एग्जांपल के साथ हम मूवमेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उनमें कैसे शेपर्ड करेक्शन हम यूज़ करते हैं, या मूवमेंट रेशोज़ अगर हमने फाइंड करने तो वो कैसे करेंगे। अब जो स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक है मूवमेंट रेशोज़, वो हमारे पास क्या है, देखिए मूवमेंट रेशोज जो है कि देयर आर द सर्टेन रेशोज इन विच बोथ द नोमिनेटर्स एंड द डिनोमिनेटर आर द मूवमेंट्स, कि हमारे पास नोमिनेटर्स भी मूवमेंट्स हो, डिनोमिनेटर भी मूवमेंट्स हो। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज मूवमेंट रेशोज B1 एंड B2 डिनोटेड बाय द बीटा रिलेशन, बीटा 1 एंड बीटा 2 है। अब बीटा 1 क्या है एंड B2 हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, शेपर्ड करेक्शन है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हमारे पास है दिस वन, एंड B2 जो है हमारे पास रेशोज यूज़ हो रही है वो हमारे पास है μ4 μ2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इट्स मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स हैं, बट दीज मूवमेंट यूज फॉर द पॉपुलेशन। अगर यही मैंने करने हैं फॉर द सैम्पल, तो सैम्पल के लिए आपको पता है आप क्या यूज़ करते हो, M3 M2 M2 एंड 3, एंड बीटा 2 जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, M4 M2 स्क्वायर। दीज आर द मूवमेंट रेशोज़। अब स्टूडेंट हम क्या कहते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, दे आर प्योर मेंबर्स हैं। एक्चुअली बीटा 1 स्क्वायर ऑफ द थर्ड पॉपुलेशन मूवमेंट एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड यूनिट, एंड बीटा 2 in the fourth standardized movement for the population where a standardized variable has been defined. For symmetrical distribution हम यूज़ करते हैं तो बीटा 1 इज इक्वल टू 0 इफ़ इट इज़ देयर फॉर यूज टू मेजर द स्क्यूनेस। जो हमारे पास बीटा 1 होता है स्टूडेंट, ये जो है बीटा 1 जो है ये हमें क्या डिस्क्राइब करता है, स्क्यूनेस अबाउट द डेटा, ठीक है। एंड जो बीटा 2 है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, पीकनेस के बारे में। हमें क्या बताता है कि पीकनेस जो है उसके बारे में, जो कॉर्टोसिस हम पढ़ेंगे उसके, हमें बीटा 1 जो है स्क्यूनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और बीटा 2 जो है वो हमें बताता है पीकनेस कितनी है। अब स्टूडेंट इनकी रेंज भी गिवन होती है, ठीक है, कि जो बीटा 3 है, अगर हम बीटा 3 की बात करें तो हम कहते हैं कि ये 3, इसकी जो लिमिट है वो 3 ±3 आप कह लो, उससे ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो फॉर द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 इज इक्वल टू 0, और इसकी रेंज हमारे पास क्या होती है, 0। यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है, 0। It is therefore used to measure of skewness. Beta 2 used to explain the shape of the curve and measure of peakness for the normal distribution to be discussed. Beta 2 जो है वो is equals to 3 होता है। इसी तरह हमने पढ़ लिया है कि अगर हमारे पास ये सैम्पल में है तो हमने ये, तो जैसे स्टूडेंट हमारे पास मूवमेंट रेशियोज आ जाती है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि आपने मूवमेंट्स फाइंड किए हैं, शेफर्ड करेक्शन का तो बता दिया, अगर मूवमेंट रेशियोज फाइंड करनी है तो आपने इधर मूवमेंट 3 एंड मूवमेंट 2 की वैल्यूज़ देकर उनके स्क्वायर एंड क्यूब ले लेना है। इसी तरह बीटा 2, इसी तरह जो बीटा 1 होगा वो आपको एक्सप्लेन करेगा फॉर द स्क्यूनेस अबाउट द डेटा, एंड बीटा 2 जो है वो आपको एक्सप्लेन करेगा पीकनेस अबाउट द डेटा, जो कॉर्टोसिस है। आपको आगे मैं पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा कॉर्टोसिस का होगा, तो जो बीटा 2 है वो आपको पीकनेस बताएगा। इसकी जो लिमिट होगी वो 0। अगर 0 आ रहा है तो इट्स मीन जो आपका डेटा है इट्स स्क्यूनेस, वो स्क्यूनेस वाली प्रॉपर्टी पे पूरा होता रहा है। अगर वो ±3 की रेंज में आ रहा है तो दैट्स मीन वो पीकनेस जो है वो अपनी फुलफिल कर रहा है। तो ये हमारे पास आज के टॉपिक थे स्टूडेंट। कल इंशाल्लाह इनको मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊँगी, एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके कि हमने मूवमेंट्स कैसे फाइंड करने हैं, हमने उसमें मूवमेंट रेशोज़ कैसे फाइंड करनी है, एंड शेपर्ड करेक्शन कैसे फाइंड करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है वो अबाउट मूवमेंट्स है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें मैम मूवमेंट्स की समझ नहीं आती, कभी आप मूवमेंट्स के लिए कौन सा फार्मूला यूज कर रहे होते हैं, कभी कौन सा। स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है ना, मैं आपकी जो कंफ्यूजन है रिलेटेड टू मूवमेंट्स वो जो है रिमूव करूँगी। अच्छा स्टूडेंट, मूवमेंट्स बेसिकली हमारे पास है क्या? सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस, हम कहते हैं measure of location along with measure of visibility are useful to describe a data but fail to tell anything about the shape of the distribution. because हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना वो है measure of dispersion। वो कहते हैं जो measure of dispersion है ना
वो आपको क्या बताती है, वेरिएबिलिटी अबाउट द डेटा, ठीक है, कि जो आपकी वैल्यू है वो कितनी वेरिएबल है, वो आपके डेटा से एवरेज वैल्यू से कितना दूर है, ठीक है। तो जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है to describe about the variability of data, but it's not describe about the shape of the distribution. And we are discussing about the shape of distribution, we use the movements. हमारे पास ये डिफरेंस है कि जब हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन करते हो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप वेरिएबिलिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हो डेटा को, लेकिन अगर उसी डेटा को की शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने बयान करनी है, उसको डिस्क्राइब करना है, देन आपको मूवमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेसिकली वेरिएबिलिटी को डिस्कस करते हैं और मूवमेंट जो है वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्कस करते हैं। अब शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है कि वो मूवमेंट्स पे डिपेंड कर रही होती है, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक जो कि स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस है, और वो इसी से रिलेट करते हैं मूवमेंट्स। अगर हमें मूवमेंट सही तरीके से समझ आए हैं देन हम स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्या आ गया है कि ये तुम्हें पता चल गया जो मूवमेंट्स हैं वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब हमें डिस्कस करनी है कि हमारे पास बेसिकली मूवमेंट्स आते कैसे हैं। स्टूडेंट आपके पास 3 टाइप ऑफ मूवमेंट्स होंगे, और ये बेसिक इनका जो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एक हमारे पास होता है मूवमेंट्स अबाउट मीन, मैं आपको लिखकर यहाँ बता देती हूँ। एक होता है मूवमेंट्स अबाउट मीन, एक होता है मूवमेंट्स अबाउट रीजन एंड मूवमेंट्स अबाउट जीरो, जो कि मैं लिखने लगी हूँ और मैं इनके डिफरेंस भी बताती हूँ ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। एक होता है मूवमेंट्स अबाउट मीन, एक हमारे पास होता है मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, एक है मूवमेंट्स अबाउट जीरो। अच्छा, मैं नेक्स्ट आपको जो करवाऊंगी ना उसमें 4 इक्वेशंस भी आती हैं। फिर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आप इसमें नहीं लगा रही होती, इक्वेशन इन 2 में लगा रही होती है। तो पूरी उसका मेथड भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मूवमेंट्स अबाउट मीन। अच्छा, इन तीनों में आपके पास जो डेटा आएंगे, वो जो फार्मूलाज आएंगे वो विद फ्रीक्वेंसी एंड विदाउट फ्रीक्वेंसी आएंगे। वो इन सब के लिए होगा, ठीक है, कि आपके पास विद फ्रीक्वेंसी जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी और विदाउट फ्रीक्वेंसी जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी। इनके फार्मूलाज आपने याद रखने, और इनके फार्मूलाज इतने डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्क कहाँ पे आ जाएगा, इंक्रीज करना होगा या उसको रिमूव करना होगा। अगर विदाउट फ्रीक्वेंसी है तो इसमें एफ जो है वो स्किप हो जाएगा, अगर विद फ्रीक्वेंसी है तो उसमें ऐड हो जाएगा। सिर्फ 4 जो आपके पास जो मूवमेंट्स होते हैं वो 4 होते हैं। तो मूवमेंट्स अबाउट मीन है ना, अबाउट मीन, वो हम करना शुरू करें। अब देखिए मूवमेंट्स अबाउट मीन, जो फर्स्ट मूवमेंट्स है ना, वो हमारे पास क्या है कि जब आपकी ऑब्जर्वेशन आप उसको डेविएट करते हो फ्रॉम देयर मीन और उसकी पावर 1 हो और डिवाइडेड बाय एन हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, मूवमेंट्स अबाउट मीन, एंड इट्स द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन। सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन की बात करें, रीजन की बात होगी जनता, तो हमारे पास क्या सेकंड मूवमेंट्स में आपने इसका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ले लेना है, एंड दिस वन इज द सेकंड मूवमेंट्स अबाउट द मीन। एंड थर्ड मूवमेंट्स में आपने क्या करना है, इसकी पावर क्यूब ले लेनी है, और ये आपके पास आ जाएगा थर्ड मूवमेंट्स अबाउट द मीन। एंड दिस इज द 4 लास्ट मूवमेंट्स अबाउट द मीन, जो कि आपके पास आ गया है पावर 4 के साथ। स्टूडेंट, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपके पास पावर चेंज हो रही है, और अबाउट मीन से आपको समझ में आ रहा है कि जो आपके पास वैल्यूज है। ये जो मैंने लिया है 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन, वो विदाउट फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगी, फर्स्ट मूवमेंट के लिए एफ को इंक्रीज कर दूंगी, बाकी से सारा का सारा फार्मूला मेरे पास वही रहेगा। और यहाँ भी सम ऑफ एफ करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इन मूवमेंट्स में भी हमने सेम करना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एफ जो है वो ऐड करना है, बाकी तमाम की तमाम कैलकुलेशन जो है वो सेम रहेगी। थर्ड मूवमेंट्स में भी आपने सेम काम करना है, इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एफ इंक्रीज करना है, बाकी तमाम की तमाम कैलकुलेशन आपके पास सेम रहेंगे। और फोर्थ मूवमेंट्स के लिए भी आपके पास इसमें जो फ्रीक्वेंसी और विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास आगे मूवमेंट्स अबाउट मीन। और आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो मूवमेंट्स अबाउट मीन है उसमें आपको 4 इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको डेटा गिवन है और डेटा आपका डिपेंड कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी और विदाउट फ्रीक्वेंसी या विद फ्रीक्वेंसी जो भी है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ 4 मूवमेंट्स फाइंड करने के लिए यही फार्मूला यूज करना है। एंड इट्स वेरी सिंपल एंड इजी बिकॉज आप मीन डिवीजन करते आए हो, उसमें आप मीन और डिस्पर्जन में तमाम चीजें डिस्कस कर चुके हो, तो इट्स अ वेरी सिंपल वे, ओनली पावर इज चेंज। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए मूवमेंट्स अबाउट मीन। नेक्स्ट हमारे पास इनकी एग्जांपल्स भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए विद फ्रीक्वेंसी और विदाउट फ्रीक्वेंसी। मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन या इसे आर्बिट्री भी कहते हैं। ठीक है, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन या मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू, टू मीन्स ऑफ दिस मूवमेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो मूवमेंट्स है, अब देखिए ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन एज ए एज्यूम वैल्यू। ठीक है, तो जो फर्स्ट मूवमेंट, ये मैं आपका जरा बता रही हूँ कि आपको फर्स्ट समझ आ जाए, में आपके पास क्या है, सम ऑफ y माइनस ए डिवाइडेड बाय n, ये विदाउट फ्रीक्वेंसी के लिए। इसमें आपके पास क्या है कि आपने अपनी वैल्यू डेटा को जो एज्यूम वैल्यू उसमें से डिविएट किया डिवाइडेड बाय n। एंड सेकंड मूवमेंट्स इज द सेम सिचुएशन, y माइनस a एंड पावर इज 2। थर्ड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन इज द सम ऑफ y माइनस a पावर इज 3। एंड फोर मूवमेंट्स अबाउट द मीन, हमारे पास क्या रहेगा, सम ऑफ y माइनस a की पावर 4 डिवाइडेड बाय n। इसी तरह आपके पास अगर विद फ्रीक्वेंसी केस है, ये तो हो गया विदाउट फ्रीक्वेंसी के, अगर विद फ्रीक्वेंसी है तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऐड करते जाना है, बाकी तमाम की तमाम सिचुएशन आपके पास सेम रहेगी। अच्छा, इसमें हमारे पास दिस इज नॉट द मूवमेंट्स। ठीक है, दिस इज नॉट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन। फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अगर हमने फाइंड करने हैं पॉपुलेशन से, वी आर नीडेड द 4 इक्वेशन। वो आपने इक्वेशन जो है, जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताऊंगी, वो आपने इन दोनों में लगानी होती है। अगर आप यहीं तक अपना क्वेश्चन करके स्टॉप कर देते हो और कहते हो कि दिस इज द 4 मूवमेंट्स, इट्स रॉन्ग इन इट्स रॉन्ग, आप नहीं कह सकते, बल्कि इट्स हाफ क्वेश्चन सॉल्व यू डू। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन किया उसका हाफ आपने फुल करने के लिए मस्ट पुटिंग द वैल्यूज इन द 4 इक्वेशन, कि आपने जो 4 वैल्यूज फाइंड किए वो पुट करनी है इक्वेशन, जो कि मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये तो हो गया मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन या आर्बिट्री वैल्यू आपने फाइंड किस तरीके से करनी है। ठीक है, अब मूवमेंट्स अबाउट जीरो, अब जीरो से पता चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट जीरो होगा, वो क्या होगा, y माइनस 0 की पावर n, मतलब हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n हो गया। सेकंड मूवमेंट हमारे पास क्या होगा अबाउट जीरो, वो होगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और थर्ड मूवमेंट हमारे पास क्या होगा, बिकॉज जीरो है ना, जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो वो हमारे पास y की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय n। एंड फोर्थ मूवमेंट इज द सेम वैल्यू जिसमें हमने पावर 4 लेनी है n कर देना। और यही सेम सिचुएशन आप फॉलो करोगे इन द केस ऑफ द ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी, व्हेन फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व। तो स्टूडेंट आपको कम से कम ये समझ आ जाना चाहिए कि हमने बेसिकली कितने मूवमेंट्स को डिस्कस करने हैं, जिसमें मूवमेंट्स अबाउट मीन हो गए हैं, मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू हो गया, मूवमेंट्स अबाउट जीरो हो गया है, और दोनों को विद एंड विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्कस किया। अब जो 4 इक्वेशंस है ना, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। 4 इक्वेशंस की इसमें जरूरत नहीं है, इसमें आपको इक्वेशंस की जरूरत नहीं है, इससे डायरेक्ट मूवमेंट्स अबाउट द मीन आप टेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उन्होंने खुद मेंशन कर दिया कि मस्ट बी फॉर द मूवमेंट अबाउट रीजन या आर्बिट्री वैल्यू दी वैल्यू या मूवमेंट्स अबाउट जीरो आपको दे दिया गया है इन द सिचुएशन गिवन इन योर क्वेश्चन, तो देन मस्ट यू फॉलो द 4 इक्वेशन अब जो हम पढ़ने लगे। अब इनमें आपने देखे स्टूडेंट जी, हमने 4 वैल्यूज फाइंड कर लेंगे और ये मेंशन डॉट्स डाले ताकि आपको जो है इनका डिफरेंस जो है वो मालूम हो। ये मूवमेंट्स के तो सेम फार्मूलाज थे, तो इसमें इसको कट कर रही हूँ, बाकी मैं आपको इक्वेशन लिखकर देने लगी। इक्वेशन बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हम इक्वेशंस को याद कैसे रखें, तो याद करने का मैं एक क्लू भी आपको दे देती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा मसला ना हो। अब इसमें जो फर्स्ट मूवमेंट्स अबाउट मीन हमारे पास इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये आपने पढ़ा भी हुआ है कि जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन है इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अगर इसे आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तो इट्स नॉट अ सेकंड मूवमेंट से आपने याद रखना। देखिए सेकंड मूवमेंट आपके पास क्या होगा, हम सेकंड मूवमेंट पढ़ने लगे ना, आपने जो ये वैल्यू फाइंड की होगी ये लिखनी है माइनस, इससे प्रीवियस मूवमेंट क्या है 1 है, 1 की आपने पावर क्या ले ली 2, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द सेकंड मूवमेंट्स। ये आपको एक याद करने का तरीका भी बताया। थर्ड मूवमेंट्स जो आपने फाइंड करने हैं, बिकॉज थर्ड मूवमेंट्स का है, यहाँ हमने थर्ड की वैल्यू लेनी है
यहाँ आपने 2, इससे 1 था ना, यहाँ 2 ले लें, एंड 1 वही सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे पावर क्यूब आएगी बिकॉज थर्ड मूवमेंट। ये याद रखने का आपको मेथड बता रही हूँ। यहाँ पे 3 एंड 1 जो रिमेनिंग है एंड 2 हमारे पास आ जाएगा। अब फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन हमारे पास है, बिकॉज 4 कर रहे हैं, आपने इसे 4 लिखना है। देन नेक्स्ट आपने लास्ट देखें, यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 3 और m1 जो आप करते आ रहे हैं इसकी पावर 4, और यहाँ पे आपने इसको याद रखना होगा, एक में आएगा m3 एंड m1 प्लस 6 हमारे पास क्या आएगा m2 एंड m1 की पावर स्क्वायर। ये आपको जो है ये याद रखना पड़ेगा, बाकी आपके पास है। तो स्टूडेंट ये 4 इक्वेशंस हैं कि जब आपने मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन या मूवमेंट्स अबाउट जीरो किया है तो यू मस्ट बी फॉलो दीज 4 इक्वेशंस, एंड इनके अंदर आपने अपनी वैल्यूज पुट करनी है, देन यू हैव फाइंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन। तो मूवमेंट्स बेसिकली आपके पास क्या होते हैं कि मूवमेंट्स जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज आल्सो डिस्कस अबाउट द वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा, but they are not describing about the shape of the distribution. When we need the shape of the distribution, we must be follow the movement. So this is the topic, and this is the most important topic जो कि एग्जाम्स में भी बहुत आता है, बिकॉज कॉर्टोसिस एंड स्क्यूनेस से मस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से समझना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इनकी एग्जाम्पल्स करवाऊंगी ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि बेसिकली हमने इसे कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट हम जो अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो मूवमेंट्स था, और हमने इनमें देखा था कि वेयर वी आर यूजिंग द मूवमेंट्स एंड हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ मूवमेंट्स, एंड हमने इनको डिवाइड करके देखा था और इनको कंपैरिजन किया था। बट आज हम फर्स्ट मूवमेंट्स कैटेगरी जो हमारे पास थी, मूवमेंट्स अबाउट मीन जो थी, अबाउट मीन लिख देती हूँ, वो हम डिस्कस करेंगे, मूवमेंट्स अबाउट मीन। इसके मैंने आपको सिंपल बताए थे कि अगर आपको कोई भी डेटा गिवन है, आपने सिर्फ और सिर्फ माइंड में रखना है कि इट्स अ ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी उस डेटा में तो वो ग्रुप डेटा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है तो वो डेटा आपके पास अनग्रुप डेटा होगा। इसमें जो हमें मूवमेंट फाइंड करने थे ना, वो हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट था। अगर मैं लिख लेती हूँ अनग्रुप डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, तो हमारे पास क्या होती है, कोई भी ऑब्जर्वेशन जो कि मीन से डेविएट करते हैं डिवाइडेड बाय एन करते हैं, वो फर्स्ट मूवमेंट आ जाता है। लेकिन मूवमेंट में हम क्या करते हैं कि अपनी वैल्यू को डेविएट करते हैं और उसकी पावर का स्क्वायर लेते हैं, इसका सेकंड मूवमेंट। थर्ड मूवमेंट आपने पढ़ा था कि सम ऑफ y माइनस वाई बार डेविएट किया आपने मीन से, एंड दिस इज, एंड फोर्थ में आपने पावर 4 लिया, बाकी सेम। ये केस हमारे पास था कि व्हेन वी आर नॉट इन्वॉल्विंग फ्रीक्वेंसी इन आवर डेटा, इफ वी हैव द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द ग्रुप डेटा, और उसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। मूवमेंट्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था, और हमने बताया था कि मूवमेंट्स जो हमारे पास होते हैं, जिस तरह आप चैप्टर पढ़ रहे हो मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो उसमें आपके पास वेरिएबिलिटी बयान की जाती है कि आपका जो डेटा है वो कितना वेरिएबल है, एवरेज वैल्यू से कितना दूर है। और जो मूवमेंट्स होते हैं वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं, और वो हमने पढ़ा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाती हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है मूवमेंट्स अबाउट मीन वो क्लियर हो जाए। अब मैं कुछ आपको डेटा दे रही हूँ, आपके पास 32 है, 36 है, 36 है, 37 है। ये एग्जांपल मैं आपकी बुक की करवा रही हूँ ताकि एक तो आपको बुक की एग्जांपल क्लियर हो जाएगी, दूसरा आपको समझ भी आ जाएगा। ये हमें डेटा गिवन है, वो कहते हैं आपने क्वेश्चन में उन्होंने क्या है, कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन, एंड दिस इज द मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखना है कि वी आर नॉट इन्वॉल्विंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है, तो इट्स मीन इट्स द अनग्रुप डेटा जो कि हम सॉल्व करने लगे। अब इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले मीन फाइंड करना है। तो मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बिकॉज हमने मीन से डेविएट करना है, तो मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n इन द केस ऑफ द अनग्रुप डेटा। तो जब आप इसका सम करोगे तो वी हैव द वैल्यू ऑफ 360। तो 360 टोटल आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है, टोटल वैल्यूज आपके पास 9 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर इज 14। तो जो आपके पास मीन है वो क्या आ गया है, 14 आ गया। अब आपने अपने ऑब्जर्वेशंस है उसमें से मीन को डेविएट करना है, डेविएट करते जाओगे तो आपके पास जो डेटा है उसकी वैल्यू आती जाए। और स्टूडेंट ये इतना मुश्किल मेथड भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपके पास जो ऑब्जर्वेशन थी आप उनको मीन से डेविएट करते जा रहे हो, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है, बिकॉज ये 40 है तो
तो 32 को -40 करोगे तो ग्रेटर वैल्यू में साइन -8, -4, -4, -3, -1, 1, 5, 6 एंड 8 आपके पास आ जाएंगी वीडियो। और अगर आप इसे ऐड करोगे तो 0, तो आपने वैसे भी पढ़ा था कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास हमेशा 0 आएगा। इफ इट्स नॉट आंसर we are giving we are not taking the answer of 0, it means we are doing the mistake, so recheck your question। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि y माइनस वाई बार का स्क्वायर सेकेंड मूवमेंट के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा। थर्ड के लिए आपने क्या लेना है, इसका क्यूब लेना है, और फोर्थ के लिए आपने क्या लेना है, इसकी पावर को 4 लेना है, और ये डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से कर देते हैं। मिस्टेक नहीं करनी, समटाइम स्टूडेंट मिक्सअप कर देते हैं। आप कोशिश करेंगे जो भी वैल्यू सॉल्व करें अगर ये आपने सॉल्व कर लिया नेक्स्ट करें तो इस पे स्केल रख दें और इसी के लिहाज से आप सॉल्व करें। तो आपने मिक्सअप नहीं करना। समटाइम स्टूडेंट प्रोसेस सही कर रहे होते हैं लेकिन जल्दी में कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। तो 64, यहाँ पे आ जाएगा 16, 16, 9, 1, 1, 25, 36 एंड 64। जब आप इसका टोटल करोगे तो वी आर टेकिंग द 32। नेक्स्ट आपने क्यूब अगर ले रहे हो तो यहाँ 5, 1, 2, अगर इसी की पावर 8 की पावर 4 ले रहे हो तो हमारे पास 4096 आ रहा है। 16 का अगर आप ले रहे हो तो 64 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 256 आ रहा है, यहाँ पे भी 256, यहाँ पे 64, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 27, यहाँ पे 80, 1, 1, 1, 1, यहाँ पे आपके पास 125। ये ए की पावर जो है वो 3 ले रही हूँ, ए की पावर 4 ले रही हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज लिख कर दे रही हूँ। आपने कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करना है। और 512 और यहाँ पे आ जाएगा 4096। स्टूडेंट इससे जब आप हल करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब सिंपल मैथड है बिकॉज वी आर डूइंग द मूवमेंट्स अबाउट द मीन, और आप इसको पता था कि फर्स्ट मूवमेंट्स अबाउट द मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, और जब आपने इसे सॉल्व किया तो प्रैक्टिकली वी हैव द 0। सेकंड मूवमेंट्स अबाउट द मीन के लिए आपने करना है अपनी वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज आपके पास क्या है, 232 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास है जी 186 एंड डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे आपके पास 10706 डिवाइडेड बाय 9। अब स्टूडेंट आप उनको जब डिवाइड करोगे कैलकुलेटर पे तो योर फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन इज 0, सेकंड इज 25.78, थर्ड इज 20.6, फोर्थ इज दिस वन। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि मूवमेंट्स अबाउट मीन करना है तो वी हैव नो नीडेड फॉर द 4 इक्वेशन जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की थी। वो जो 4 इक्वेशंस हैं वो आपने फॉलो करनी है मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू में, या मूवमेंट्स अबाउट रीजन, या मूवमेंट्स अबाउट 0 में। और मूवमेंट्स अबाउट रीजन और आर्बिट्री वैल्यू इज द सेम, हमारे पास मूवमेंट है, सिर्फ नाम जरा डिफरेंट है, और इनमें आपने इक्वेशन यूज करनी है। अगर तो आपके पास क्वेश्चन जिस तरह के अभी दिया गया था कि मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करना है, तो वो आपको जो भी डेटा गिवन है, अगर विद फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी लगा के सॉल्व करते जाना है। अगर विदाउट फ्रीक्वेंसी जैसे कि इस लेक्चर में गिवन था तो आपने उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। और ये 4 फार्मूलाज है, इट्स अ वेरी इजी फार्मूलाज जो कि आपने माइंड में रखने और इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गए होंगे, तो इस तरह आपने ये सॉल्व कर लेने। नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियोस में लेक्चर्स करवाऊंगी ना और एग्जांपल्स करवाऊंगी मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू और एज्यूम वैल्यू और मूवमेंट्स अबाउट 0 के करवाऊंगी, तो वो इंशाल्लाह आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे और आपको फिर बताऊंगी कि आपने सॉल्व करने के बाद इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करनी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री रीजन। बिकॉज हम मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमें विजिबिलिटी ऑफ द डेटा तो मालूम हो जाता है क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेसिकली जो एक्सप्लेन करता है वो विजिबिलिटी ऑफ डेटा को एक्सप्लेन करता है। बट हमारे पास शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो वी कैन यूज द मूवमेंट्स, और मूवमेंट्स में हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं। मूवमेंट्स अबाउट मीन है, मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री रीजन है, मूवमेंट्स अबाउट 0 है। 0 और उससे रिलेटेड एग्जांपल जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू के, ठीक है, आर्बिट्री वैल्यू या आप कह सकते हो एज्यूम वैल्यू, ठीक है। एज्यूम वैल्यू आपके पास जिस तरह आप लेते थे कि आपके पास जी होता था तो आप अपनी वैल्यूज में से y - 1
आप ले लेते थे तो वो आपके पास क्या आ जाता था, आर्बिट्री वैल्यू, ठीक है, कि एज्यूम वैल्यू से डेविएट करते थे। और मूवमेंट्स अबाउट मीन क्या होता था कि आप अपनी वैल्यूज को मीन से डेविएट करते हो, लेकिन मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू में आप एज्यूम वैल्यू से जो है अपनी वैल्यू को डेविएट करते हो। अब इसमें स्टूडेंट आपने एक चीज मेन याद रखनी है कि मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू और जीरो वैल्यू हो गए, मूवमेंट्स अबाउट जीरो में आपने 4 इक्वेशन यूज करनी है। आफ्टर डूइंग दिस प्रोसेस वी कैन यूज द 4 इक्वेशन जो मैं आपको डिस्कस करूंगी। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मूवमेंट्स अबाउट मीन, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ओनली वी आर फॉलोइंग द 4 स्टेप्स, बट उसमें हम इक्वेशन यूज नहीं करते बिकॉज वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाते हैं। बिकॉज जो हम डेविएशन कर रहे होते हैं वो फ्रॉम देयर एवरेज वैल्यू होती है, मीन होती है, so there is no need for the 4 equations, but when you are doing the movements about arbitrary value and movements about mean, then हमने फॉलो करना है 4 इक्वेशंस को, वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियोस में आपको करके बताती हूँ। मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू क्या है, देखिए हमारे पास जो फर्स्ट मूवमेंट होता है ना, या आपने इससे शो करना है, वो हमारे पास होता है सम ऑफ y, अपनी वैल्यूज को डिविएट करना है एज्यूम वैल्यू डिवाइडेड बाय n, और पावर 1 होगी तो इट्स मीन आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, इसको d भी लिख सकते हो, बिकॉज आपको पता है ये d डेविएशन के इक्वल है जो कि आपकी एज्यूम वैल्यू से हुई है। मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री रीजन जो सेकंड मूवमेंट्स है वो आपके पास आ जाएगा y माइनस ए पावर 2 आ जाएगी डिवाइडेड बाय n, जिस तरह मीन में हम करते थे कि पावर चेंज करते जाते थे, बाकी प्रोसेस हमारे पास सेम रहता था। थर्ड मूवमेंट्स में हमारे पास क्या होता है कि अपनी वैल्यूज को पावर 3 लोगे डिविएट करते हो एज्यूम वैल्यू से, तो ये आपके पास आ जाएगा। और फोर्थ में आपने क्या करना है, अगेन सिर्फ और सिर्फ पावर चेंज करते जाना है, बाकी तमाम का तमाम प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये फर्स्ट 4 आप कह सकते हो मूवमेंट्स की वैल्यूज आ गई हैं जो कि हमने मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू में करी हैं। अब यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है ना, या जो हमारे पास कोई भी डेटा गिवन होगा वो यहाँ पे आगे स्टॉप नहीं होगा, हमने 4 वैल्यूज को फाइंड करना होगा। और 4 वैल्यूज 4 इक्वेशन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। 4 इक्वेशन में ये वैल्यू जब पुट करेंगे देन वी आर टेकिंग अबाउट द 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन हमारे पास आएंगे। ये सिचुएशन आपको क्वेश्चंस में बताती जाएगी कि आपने मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू लेनी है, या तो आपको एक एज्यूम वैल्यू दे दी जाएगी, या आपको खुद कहा जाएगा कि जी आपने ये प्रोसेस फाइंड करना है। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो फिर आपकी मर्जी, आप तीनों में से कोई भी प्रोसेस जो है वो यूज कर सकते हो। हमारे पास अब इसमें एक और चीज आपको डिस्कस करती हूँ कि जब भी आप मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू कर रहे हो, मूवमेंट्स अबाउट मीन कर रहे हो, तो वी आर फॉलोइंग द 2 इक्वेशन। वो 2 इक्वेशन हमारे पास कौन कौन सी, 2 टाइप्स कौन सी होती है, एक में हमारे पास तो ग्रुप डेटा आ जाता है जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, एक होता है अनग्रुप डेटा। अब जो अभी आपने डिस्कस किया है ना, इन विच वी हैव नो फ्रीक्वेंसी, तो जब आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इट्स अनग्रुप डेटा। तो अगर आपको सिंपल डेटा गिवन है, वहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, फिर आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आपके पास डेटा गिवन है तो फिर आपने एफ का इजाफा करना है। मैं आपको यहाँ पे ग्रुप डेटा का बताती जाती हूँ कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी तो आपने जो फार्मूला यूज करने हैं वो आपके पास होंगे, सम ऑफ डी है ना, यहाँ पे आपने एफ का इजाफा कर देना, एफ डी एंड सम ऑफ एफ आप लिख सकते हो। देन मूवमेंट 2 क्या होगा, इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डी स्क्वायर एंड सम ऑफ एफ डी। इसी तरह थर्ड मूवमेंट्स के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, बाकी आपके पास जितना भी प्रोसेस है वो सेम रहेगा। अब ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको एग्जामिनर विद फ्रीक्वेंसी देता है या विदाउट फ्रीक्वेंसी देता है। अभी मैंने तमाम की तमाम जो फार्मूलाज है वो डिस्कस करनी है कि अगर तो विद फ्रीक्वेंसी वो देगा फिर आपने फ्रीक्वेंसी वाला एफ ऐड करके लगाना, अगर विदाउट फ्रीक्वेंसी है देन आपने ये फॉलो करना। अब 4 इक्वेशंस कौन सी हैं जिससे हमें मूवमेंट्स अबाउट द आर्बिट्री रीजन में मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड हो जाएंगे। अच्छा, ये जो मैंने डॉट्स डाले हैं इट्स शोइंग अबाउट द मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू। अब हमने 4 इक्वेशंस फाइंड करके मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने हैं। इक्वेशंस को भी मैं आपको याद करने का मेथड बता देती हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। हिंट दे देती हूँ, एक क्लू देती हूँ, हिंट देती हूँ ताकि आप इजीली उसको जो है याद कर सकें। अच्छा, ये 4 इक्वेशन है जो कि आपने मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू या मूवमेंट्स अबाउट जीरो से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें ये फॉलो होंगी। अब फर्स्ट मूवमेंट असल में ये होगा, ठीक है, और जो आपने वैल्यू फाइंड की है और आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन होता है इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो।
में आप वैल्यूज भी पुट करके देखोगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा। डेटा गिवन होगा, आप देख लेना उसमें जो आपका फर्स्ट movements about the mean जो है is always equal to 0. If they are not 0 then you are doing the mistake, तो recheck your questions आपने करना है। M2 आपके पास क्या आएगा? ठीक है, अब मैं आपको हिंट देती जाती हूँ। ये M1 था ना, यहाँ M1 था और इसे M1 से ही हमने माइनस किया। यहाँ पे M2 है ना, तो M2 पहले हम वैल्यू लिखेंगे और इससे प्रीवियस वैल्यू हमारे पास क्या है, ये M1 है प्रीवियस, तो आपने यहाँ M1 लिखकर उसका स्क्वायर ले लेना, ये याद रखने का एक मेथड है। थर्ड में आपने फिर क्या करना है, ये M3 है तो पहले आपने M3 वाली वैल्यू लेनी है डॉट्स वाली, ठीक है। देन आपने इसको जोड़ के जो लास्ट में आपके पास है ना, इससे प्रीवियस 2 हमारे पास M2 था ना, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे आ जाएगा 1, वो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 1 की पावर क्या है क्यूब आएगी बिकॉज थर्ड यूनिट टर्म का है। और मिड में आपने याद रखना है कि 3 1 याद रखना है। M4 आप कर रहे हो, देखिए हम M4 है तो पहले हमने M4 लिख लिया, लास्ट में यहाँ पे 2 था, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 आएगा, और ये भी आपने याद रखना, माइनस प्लस माइनस आपको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने M1 लेना है और M1 की पावर आपने क्या लेनी है 4 लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने याद रखना है, एक बार आपने 4 लिखना है M3 और M1 वाला प्लस 6 लेना है M2 और M1 वाला, और दिस इज द पावर इज, ये आपने पूरी इक्वेशन फॉलो करनी है। अब आपने करना कैसे, बेसिकली आपने जो प्रीवियस किए हैं ना, आपको डेटा गिवन होगा, अगर विदाउट फ्रीक्वेंसी में आपको बताती हूँ, डेटा गिवन होगा, आपने उसमें से क्या करना है एज्यूम वैल्यू फाइंड करनी है। और एज्यूम वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी, एज्यूम वैल्यू अगर तो उन्होंने खुद दी हुई है तो फिर तो ठीक है, ठीक है। अगर नहीं दी तो कोई सी भी मिड वैल्यू स्टार्टिंग या लास्ट वैल्यू आप लेके उसमें से डेविएट कर सकते हो। जब आप डिविएट करोगे तो पहला हमारे पास डी आएगा, उसी का स्क्वायर लेते जाओ, क्यूब लेते जाओ, 4 पावर लेते जाओ, तो आपके पास तमाम वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि M1 फाइंड करने के लिए हमने उनको डिवाइड करना है n से, इसी तरह जितने मैंने फार्मूलाज बताए वो आपने पुट करनी है वैल्यू। आपके पास जो फर्स्ट मूवमेंट्स अबाउट मीन होगा ना वो 0 के इक्वल होगा। सेकेंड फिर आपके पास जो भी आप वैल्यूज पुट करोगे आएगा, और ये वैल्यूज फिर आपने इन 4 इक्वेशंस में पुट करनी है, देन जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जब चेकिंग हो रही होती है तो वो सारा प्रोसेस ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन लास्ट में इन 4 इक्वेशन में वैल्यू पुट करना भूल जाते हैं, या आपने काम नहीं करना। और जब आपके पास मूवमेंट्स अबाउट मीन होगा तो उसमें आपको वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें और मूवमेंट्स अबाउट 0 में पुट करने की जरूरत है। तो आई होप स्टूडेंट इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूवमेंट्स अबाउट 0। स्टूडेंट हमने जो अपने लेक्चर्स में प्रीवियस डिस्कस किया है कि व्हाट इज द मूवमेंट्स आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, के व्हाट इज द मूवमेंट्स, हमने उसको डिफाइन किया है। देन हमने 3 कैटेगरीज जो उसकी बनती है, जिसमें मूवमेंट्स अबाउट मीन है, मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू है, मूवमेंट्स अबाउट 0 है, वो हम डिस्कस स्टूडेंट प्रीवियस तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपने पढ़ना है मूवमेंट्स अबाउट 0। तो स्टूडेंट नाम से ही पता चल रहा है, देखिए जिस तरह आपने कहा था ना मूवमेंट्स अबाउट मीन, उसमें हम डेविएट करते थे अपने डेटा को मीन से। मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू में या एज्यूम वैल्यू में आप एज्यूम वैल्यू से डेविएट करते थे, और मूवमेंट्स अबाउट 0 में आप 0 से डेविएट करोगे, बाकी प्रोसेस तमाम का तमाम सेम रहेगा। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस की थी 4 इक्वेशंस, और मैंने आपको कहा था कि 4 इक्वेशन जब आप डिस्कस कर रहे हो मूवमेंट्स अबाउट मीन तो वहां पे नहीं लगनी, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मूवमेंट्स अबाउट एज्यूम वैल्यू और मूवमेंट्स अबाउट 0, देन आपने वो फॉलो करनी है 4 वैल्यूज, 4 जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, और उनको मैंने याद करने के जो हिंट है वो प्रीवियस लेक्चर्स में दिए। मेरी कोशिश होगी मैं इस लेक्चर्स में भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। बाकी स्टूडेंट कोशिश किया करें कि जितने भी लेक्चर्स होते हैं आप सीक्वेंस वाइज देखा करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके साथ प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस हो चुकी होती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको नई चीजें जो है उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊं, जो प्रीवियस बता चुकी हूँ वो बार बार ज्यादा रिपीट ना करूं। तो कोशिश किया करें सीक्वेंस वाइज देखा करें। स्टूडेंट हमारे पास मूवमेंट्स अबाउट 0 जो है वो देयर आर द 4 मूवमेंट्स अबाउट 0। फर्स्ट मूवमेंट्स अबाउट 0 हमारे पास क्या बनेगा,
सम ऑफ वाई माइनस 0 करूंगी तो सेम रहेगा डिवाइडेड बाय n। फिर m2 हमारे पास सेम आएगा जिसमें क्या करना है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और m3 हमारे पास आ रहा है मूवमेंट जो कि क्यूब पावर आ जाएगी n, और 4 में आपके पास सिर्फ और सिर्फ पावर चेंज हो जाएगी जो कि आपके पास आ जाएगी ये। अब ये तो हमारे पास इक्वेशन सिचुएशन होगी जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी तो उसके लिए आपके पास क्या वैल्यू यूज होंगी एफ वाई डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। 2 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आएगा। 3 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा क्यूब आ गया होगा, ठीक है। एंड 4 के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, ये एन बी सम ऑफ एफ ही है, ठीक है। अब ये आपके सम ऑफ एफ लिखते हैं, समटाइम एन लिखा जाता है, तो एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो इस वजह से एफ लिखो या एन लिखो दे आर द सेम थिंग, बट जरा एफ लिखने से आपको भी याद रह जाता है और एग्जामिनर को भी जरा चेक करने में आसानी हो जाती है इन द केस ऑफ द ग्रुप डेटा। अच्छा स्टूडेंट, फिर मैंने आपको बताया था कि यू मस्ट बी फॉलो द 4 इक्वेशंस। वो 4 इक्वेशंस आपके पास क्या हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं ना वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपको समझ आए कि जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, डेटा आता है, तो हाउ वी कैन सॉल्व इट एंड हाउ वी कैन डू इट। स्टूडेंट मूवमेंट्स अबाउट 0 हो गया या मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री रीजन, इनमें से आप कोई भी वैल्यू कर रहे हो तो आपने इन इक्वेशंस में वैल्यू मस्ट पुट करनी। So movements about mean is always equals to 0, and when you put the data answer must be 0, और आप इसे सॉल्व करके देखोगे कि आप जब भी अपना डेटा पुट कर रहे हो तो आंसर मस्ट भी आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। अब सेकंड देखिए, सेकंड मूवमेंट्स है ना, आपने पहले सेकंड वाला लिखना है, ठीक है। फिर इससे प्रीवियस क्या था 1 था, आपने 1 लेके और उसकी पावर स्क्वायर बिकॉज सेकंड का मूवमेंट्स का। थर्ड में आपने क्या करना है, पहले थर्ड वाला ही लेना है मूवमेंट्स अबाउट द 0 जो आपने किया, देन आपने क्या करना है इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 1 है, 2 लिखेंगे और m1 की पावर का क्या लेंगे क्यूब ले लेंगे, और यहाँ पे 3 m2 और m1 जो हमारे पास प्रीवियस है वो आप लिख देंगे। m4 में आपने क्या करना है, ये थोड़ा याद करने का आपको मेथड बता रही हूँ। 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन है ना, पहले 4 लेना है, लास्ट यहाँ पे आपके प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आएगा, आपके पास 3 हो जाएगा m1 और यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी, और मिड में जो आपने याद रखना है वो आपने लिखना है m3 m1 और यहाँ पे 6 m2 एंड m1 एंड दिस वन। ये आपने 4 इक्वेशन जो है फॉलो करनी है जब आपके पास डेटा गिवन होगा। अच्छा इसमें आपको वो खुद बताएंगे कि आपने मूवमेंट्स अबाउट 0 लेना है, मूवमेंट्स अबाउट मीन लेना है या मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन वैल्यू लेना है। अगर उन्होंने डिस्कस नहीं किया तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप किस मेथड से करना चाहते हो, जो आपको इजीली और सुटेबल लगता है वो आप कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, ये 4 इक्वेशंस आपने याद रखनी है, इनको करना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम व्हाई यू आर डूइंग फॉलोइंग द बुक, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरी कोशिश है कि मैं आपको बुक ही फॉलो करके बताऊं, ठीक है। वो तो तमाम जितने भी लेक्चर्स में डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ उसमें बुक ही है, तो बुक फॉलो करके बता रही हूँ, तभी मैं बुक को ही फॉलो कर रही हूँ और उसी के मुताबिक ही आपको लेक्चर्स दे रही हूँ। मैं डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक पढ़ा चुकी हूँ, मिराजुद्दीन मिर्जा की बुक पढ़ा चुकी हूँ एफएससी लेवल के लिए, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए। सोहेल भट्टी की बुक हम पढ़ चुके हैं और ये पंजाब यूनिवर्सिटी की पार्ट 1 की बुक है, पार्ट 2 हम कर चुके हैं। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा अपनी दुआ।